नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। जनरली आपने करंट वर्ड जो है वो सुना होगा, मगर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो नहीं सुना होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर ही बात करेंगे। यदि हम सिंपली जो है वो डेफिनेशन लेवल पे बात करें कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो क्या होता है, तो जस्ट फॉर डेफिनेशन हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए करंट अराइजेस ए करंट अराइजेस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ current arises due to the variation of electric field in a region is called as the displacement current। तो कोई भी करंट जो अराइज होता है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से अराइज होता है, उसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कहते हैं। पहले जब हम करंट कहते हैं तो हम कहते हैं करंट इट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जनरल डेफिनेशन है जिसको हम करंट कहते थे, मगर यहां पे हम एक अलग चीज कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये वो करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से जो है वो पैदा होता है। तो फिलहाल आप इस डेफिनेशन को जो है वो माइंड में रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहां से अराइज हुआ? आपने एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ पढ़ा हुआ है और यहीं से ये डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है कॉन्सेप्ट अराइज होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एम्पेयर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप दैट इज बी डॉट डीएल, it is always equal to the mu naught times current threading through the enclosed surface। कि कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज कर्व है, उसके ऊपर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें अलोंग द लाइन ओवर द क्लोज्ड लूप, तो वो हमेशा जो है वो म्यू नॉट टाइम करंट के बराबर होता है जितना उसमें जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। इसको यदि हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई वायर है और इस वायर में जो है वो करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। तो इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर यदि कोई भी आप इसका स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लें, सपोज दिस इज डीएल, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, दिस इज बी। और इस पॉइंट के ऊपर यदि आप बी डॉट डीएल निकालें तो ये हो जाएगा बी डॉट डीएल। और इस बी डॉट डीएल को आप हर एक एलिमेंट पे यहां पे हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग से वैल्यू निकालें और उसको फिर सम अप कर दें, तो उसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप। ये जो सर्कल लगाया ओवर द क्लोज लूप, तो कहता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, दैट इज द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, जितना उस सरफेस में जो है वो पास कर रहा है। इट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ये जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ है बेसिकली इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ये हर जगह जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो लॉ है इट डील्स विद स्टेडी करंट, मतलब यदि करंट जो है वो कांस्टेंट है तभी जो है ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। यदि करंट वेरी करता है देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये एक बेसिक जो बायोट-सावर्ट लॉ है, जो हमने बायोट-सावर्ट लॉ बताया था, उस बायोट-सावर्ट लॉ का ही एक फॉर्म है, एक अनदर फॉर्म है बायोट-सावर्ट लॉ की एक दूसरी फॉर्म है। और इस लॉ को जनरली हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सावर्ट लॉ को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं और एम्पेयर सर्कुलर लॉ को भी मैग्नेटिक फील्ड
की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए यूज करते हैं। ये एक ही चीज है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को जो है वो अलग अलग व्यूज से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एक बेसिक बात है एम्पेयर सर्किटल लॉ की। अब हम इसी एम्पेयर सर्किटल लॉ को एक सिचुएशन में अप्लाई करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये एक दूसरी प्लेट आ गई कैपेसिटर की, और इन दोनों कैपेसिटर्स को हम यहां से ये ज्वाइन कर देते हैं और बाहर से कोई हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। सपोज कोई बी पोटेंशियल जो है हमने यहां से लगा दिया, ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट फ्लो करेगा आई, और यहां से ये करंट जो है वो इस वायर में जो है वो फ्लो करेगा। जब आप वोल्टेज यहां पे लगाएंगे तो इस वोल्टेज की वजह से यहां पे जो है पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा धीरे धीरे चार्जिंग में, और यहां पे नेगेटिव चार्ज जो है इस सरफेस के ऊपर जो है वो आता चला जाएगा इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। अब ये जो एम्पेयर सर्किटल लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एम्पेयर सर्किटल लॉ को यदि सपोज कीजिए आप यहां पे या यहां पे कहीं पर भी यदि आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां भी करंट सेम आई जो है वो पास कर रहा है, तो जब आप यहां पे इस एम्पेयर सर्किटल लॉ को लगाएंगे तो जैसे मैंने वहां पे बताया सेम यहां पे हम इस एम्पेयर सर्किटल लॉ को यदि हम यूज करते हैं तो वी कैन राइट इट एज V डॉट DL, it is equal to mu into I if I is the current flowing through this wire। मगर जब हम इस सेम लॉ को हम यूज करते हैं इस गैप में, ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इस कैपेसिटर्स के बीच का जो स्पेस है, यदि यहां पे हम इस एम्पेयर सर्किटल लॉ को लगाएंगे, या ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी सरफेस के ऊपर प्लेट के ऊपर हम यहां पे यदि इस लॉ को लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो स्पेस है बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसमें जो गैप है यदि यहां पे हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है B डॉट DL, इट शुड बी इक्वल टू 0 एज यहां पे करंट की वैल्यू जो है वो 0 है। जैसे आप देख रहे हैं इस गैप में कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, यहां से यहां तक ये खाली गैप है, इसमें कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब यहां पे करंट की वैल्यू 0 होगी तो आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहां से B डॉट DL की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। जब यहां से B की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी, दिस इंप्लाइज दैट कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब इस दो प्लेट्स के बीच में जो खाली स्पेस है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, 0 होनी चाहिए। मगर यदि आप क्या करें कि यहां पे एक कंपास रखें और उस कंपास से आप देखें कि यहां पे बाकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ है या नहीं है, तो आप पाएंगे कि जो खाली स्पेस है यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है, एंड सपोज इट इज B डैश। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड यदि है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस गैप, बिकॉज यहां पे करंट नहीं है फिर भी कुछ वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है इसमें ये देखा गया कि यहां पे जो है वो एम्पेयर सर्किटल लॉ जो है वो फेल हो जाता है। जब ये एम्पेयर सर्किटल लॉ फेल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कुछ करंट होना चाहिए या कुछ चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को जो है वो शो करती है। तो मैक्सवेल ने ये इस एम्पेयर सर्किट लॉ को मॉडिफाइड किया और मॉडिफाई करके ये कहा कि यहां पे ऐसे होगा B डॉट DL इट इज इक्वल टू म्यू नॉट और यहां पे IC प्लस ID, कि ये जो करंट है ये सम होगा कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्वेश्चन 2 है, पहली बात कि ये जो करंट है इसके बीच में जब वायर नहीं है, गैप खाली है, तो यहां पे करंट कहां से पैदा हुआ? तो यहां पे जो करंट पैदा हो रहा है, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके ऊपर जब आप चार्ज करेंगे तो धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाएगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो यहां पे कुछ फील्ड होगी और वो फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मतलब वो फील्ड क्या है? टाइम के साथ चेंज हो रही है।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज होना, यही जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कारण है या करंट का कारण है, क्योंकि जहां पे करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, या ऐसे कह लो वाइस वर्सा, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे करंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर की चार्जिंग की वजह से जो वेरिएशन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से ये जो बीच में खाली गैप है, इस गैप में भी एक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जा रहा है, और उस करंट को हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये जो एक मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है, इसके मुताबिक इसको यदि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लॉ अब हम कहते हैं, इसको कहते हैं मॉडिफाइड एम्पेयर्स सर्कुटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ, और सिंपली इसको जो है मैक्सवेल एम्पेयर लॉ भी कहते हैं। इसके मुताबिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सही तरीके से यदि हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, बी डॉट डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। और यहां पे जो IC है, इट इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट, इट इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल जो करंट है ये क्यों अराइज होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी तरह का जो ID है, इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये क्यों राइज होता है? ड्यू टू टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो करंट अराइज होता है, इसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो कहीं पर भी जो टोटल करंट होगा वो कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होगा। हो सकता है कहीं पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो, कन्वेंशनल करंट मैक्सिमम हो सकता है कहीं पे कन्वेंशनल करंट मैक्सिमम जीरो हो और डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सिमम हो। तो ये दोनों बातें जो है वो पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन जो आप सिचुएशन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होगा, तो वहां पे कन्वेंशनल करंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा या मिनिमम होगा। या बीच में कोई गैप है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जहां पे वायर नहीं है, वहां पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे जो करंट होगा दैट इज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मगर जो टोटल करंट होगा कहीं पर भी, इट इज सम ऑफ कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये एक नई बात है जो मैक्सवेल ने एम्पेयर सर्कुटल लॉ में ऐड की, जिसको हम मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटल लॉ कहते हैं। अब हम जनरल सिंपल कैलकुलेशन से इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यदि हम ये देखें कि जो भी पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में यदि हम ये मान लें कि इनके बीच में जो है वो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है, सपोज इनका जो एरिया है वो A है, और इसके ऊपर कहा था मैंने कि चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। तब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन ए, सिग्मा Q अपॉन ए, और ये साथ में हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में A, ये A और A कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां से डी फाई ई अपॉन डी टी, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ इसको डिफरेंशिएट करें, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड इट इज डी क्यू अपॉन डी टी। तो हम देखते हैं कि जो डी क्यू बाई डी टी जिसको हम लिखते हैं तो इट इज करंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे इट इज आई डी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और यदि हम आई डी की वैल्यू निकालें तो ये एप्सिलॉन नॉट उस तरफ चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी, या डी फाई जो है मींस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहां पे ये जो वैल्यू आई है दिस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के तौर पे यदि हम डिस्प्लेसमेंट करंट को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ID इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन d phi E अपॉन dt। तो जो हमने इक्वेशन लिखी थी एम्पेयर सर्कुलर लॉ की उसको नेट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं B डॉट dl इट इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये था IC और साथ में जो ID था उसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और d phi E अपॉन dt। तो ये हमारे पास जो है मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुलर लॉ या एम्पेयर मैक्सवेल लॉ जो है वो बन गया। ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है मैक्सवेल इक्वेशंस में और ये वाला फैक्टर जो है ये एक्स्ट्रा है जिसको जो है वो मैक्सवेल ने इसमें जो है वो ऐड किया था एम्पेयर सर्कुलर लॉ में। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इसमें दो बातें जरूरी हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज। इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज, इसमें कोई चार्ज का ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट में नहीं होता है। दूसरी चीज जो इसका मेन कारण है डिस्प्लेसमेंट करंट का दैट इज द टाइम चेंजिंग ऑफ या सिंपली लिख लें चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना है उसकी वजह से या मैग्नेटिक फील्ड बनती है या करंट बनता है जिसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये एक सिंपल फिजिकल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुलर लॉ की या डिस्प्लेसमेंट करंट की। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम एक थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल वे में भी एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैंने थ्योरेटिकल लॉजिकल वे में ज्यादा एनालिसिस किया, इसी चीज को एक और दूसरे तरीके से भी एनालाइज किया जा सकता है, मैथमेटिकल एनालिसिस जिसे आप कह सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास ये कोई सरफेस है और ये जो भी सरफेस है इसमें जो करंट है और करंट की वजह से करंट डेंसिटी होगी और ये अलग अलग हिस्से में जो करंट डेंसिटी है वो अलग अलग है। ये एक सरफेस है हमारे पास। तो यहां पे यदि हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी जो है हम पहले से लिखते आए हैं कि करंट डेंसिटी J मान लीजिए दिस इज द टोटल करंट डेंसिटी और इस करंट मटेरियल में जो टोटल करंट डेंसिटी है जो J1 J2 इन सभी का नेट जो भी होगी उसको यदि हम करंट के साथ रिलेट करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं I इट इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस इज J डॉट DA। यदि हम ये मान लें कि इसका जो भी एरिया है यदि हम इतने स्मॉल एरिया पे बात करें और उसको फिर इंटीग्रेट करें तो ये टोटल हो जाएगा और करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने ये कहा कि जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ वो ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो I को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर एक्सप्रेशन लिखा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और यहां पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट dA। अब यहां पे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इस पार्ट पे यदि यहां पे हम स्टोक्स थ्योरम यूज करें, यदि हम स्टोक्स थ्योरम जो है वो यूज करते हैं तो स्टोक्स थ्योरम कहती है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या ऑफ एनी फील्ड वेक्टर इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। तो ये B डॉट dl इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस B इनटू एरिया ds। तो एरिया हम dA मान रहे हैं, एरिया इट इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल इट इज J डॉट dA। और इसको हम दोनों तरफ इक्वेट करें तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस B इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू J। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये एक्चुअली में एम्पेयर सर्कुलर लॉ ही है, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ को ही एक दूसरे फॉर्म में हमने जो है वो लिख दिया। अब देखिए यहां से
नाउ टेक द डाइवर्जेंस। यदि हम इस चीज का दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लें तो ये हमारे पास होगा टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस बी, और यहां पे ये म्यू नॉट कांस्टेंट है और यहां पे डेल डॉट जे, दोनों तरफ मैंने इसका डाइवर्जेंस ले लिया। अब जैसा आप जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ वेक्टर जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट कि यहां पे डेल डॉट जे जो होगा वो जीरो होगा। तो यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी जो है वो जीरो आ रहा है। यदि करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस जीरो है, ये तभी हो सकता है इफ जे इज स्टेडी करंट डेंसिटी या स्टेडी करंट है, और हम कह सकते हैं कि यदि कांस्टेंट करंट है तब करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तब ये डाइवर्जेंस जो है वो जीरो होगा। कहने का मतलब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है इट ओनली होल्ड्स व्हेन करंट इज कांस्टेंट। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा और एनालाइज करें। हमने एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि डेल डॉट जे प्लस करली रो अपॉन करली टी इट इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि भी डेल डॉट जे जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो जीरो आ रहा है। यदि ये जीरो होगा इसका मतलब करली अपॉन रो अपॉन करली टी इट शुड बी इक्वल टू जीरो, मगर ये तभी हो सकता है व्हेन रो इज कांस्टेंट, मींस जब चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है तब ये जीरो होगा। बट इफ रो चार्ज डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यदि ये कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन या जो भी मैथमेटिकली हमने डिस्कस किया वो उसी बात के लिए वैलिड है यदि करंट डेंसिटी जो है जिसकी वैल्यू जे ले लो, या जो वॉल्यूम डेंसिटी है रो, यदि ये कांस्टेंट होती है तो, यदि ये कांस्टेंट नहीं है तब ये जो लॉ है वो ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे, जो हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ लिख रहे हैं, दैट नीड्स मॉडिफिकेशन। इसको जो है मॉडिफाई करने की जरूरत है कि जब करंट डेंसिटी वेरी करेगी तो ये लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता है। इसलिए मैक्सवेल ने ये सुजेस्ट किया कि यहां पे जो डेल क्रॉस बी हम लिखते हैं इसमें इस म्यू जे के साथ कुछ और टर्म जो है वो होनी चाहिए, समथिंग कुछ और होना चाहिए, ताकि ये इक्वेशन जो है वो उसके वेरिएबल करंट के लिए भी होल्ड करे। तो यहां पे एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये जो जे था इसके साथ जे प्लस करली डी अपॉन करली टी जो है वो लिखा गया, जहां पे ये करली डी बाय करली टी में जो डी है इट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो एप्सिलॉन इनटू ई, इसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस डी की वैल्यू को हम यहां पुट कर दे तो ये इसकी वेरिएशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन जो है करंट को जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी, जिसको हम जो है डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ये एक दूसरे तरीके का सेम चीज जो पिछले वाले हमने पेज पे डिस्कस किया, सिर्फ उसको हम एक डिफरेंशियल फॉर्म में एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो तभी एप्लीकेबल है व्हेन द करंट इज कांस्टेंट और करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। मगर जब करंट वेरी करता है और किसी स्पेस में जहां पे करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट अराइज हो जाता है, तो उसको हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए करंट arises due to the time variation of the electric field, and it was a major step toward the Maxwell equations. तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये मेरा टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट में आप क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं,
और यदि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें।